अंदर की तस्वीर इस वक्त फोटो सेशन चल रहा है। राजनाथ सिंह ठीक बीच में बैठे हैं, साथ में वसुंधरा राजे सिंधिया उनके साथ मौजूद और तमाम विधायक जो इस वक्त हैं वो इस फोटो सेशन में मुस्कुराते हुए खुश मिजाज विधायकों की तस्वीर जरा देखिए। और एक एक करके उस जगह पर भी वो चेंजेस हो रहे हैं। चाहे ये देखिए, शायद इंतजार किया जा रहा है विनोद तावड़े का, और जी हाँ विनोद तावड़े जाकर राजनाथ सिंह के पास ही जाकर बैठे हैं अग्रिम पंक्ति में। सरोज पांडे भी, उनके लिए भी जगह खाली की गई है। सरोज पांडे थोड़ा सा विलंब से पहुंची हैं और सरोज पांडे, विनोद तावड़े दोनों बैठे हुए हैं। तीसरे पर्यवेक्षक के रूप में राजनाथ सिंह मौजूद हैं और पर्यवेक्षकों के साथ सभी विधायक भारतीय जनता पार्टी के जो इस बार चुनाव में जीत कर आए हैं। बीजेपी विधायकों का फोटो सेशन हो रहा है और इस फोटो सेशन के बाद औपचारिक रूप से बैठक की शुरुआत होगी। सभी विधायकों से राय ली जाएगी और विधायकों की राय के आधार पर ही नए मुख्यमंत्री का ऐलान किया जाएगा। हालांकि जिस तरह से यह प्रक्रिया चली है इतने लंबे दिनों तक, पर्यवेक्षक भी संभवतः ऐसा हो सकता है कि कोई नाम लेकर आए हों और उस पर फिर विधायकों की राय ली जाए कि यह नाम है, इस पर आपकी राय क्या कहती है, और इसके बाद फिर यह निर्धारित हो कि मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। तो ये तस्वीर जरा देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है। और इससे पहले सीपी जोशी हो या वसुंधरा राजे सिंधिया, दोनों रिसीव करने के लिए राजनाथ सिंह को पहुंचे थे और उनके साथ लंबी चर्चा भी हुई है। लगभग 1 घंटे की चर्चा हुई है वसुंधरा राजे सिंधिया की और सीपी जोशी की। अब इसके बाद यह तय होना है कि मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। काफी महत्वपूर्ण होता है किसी भी राज्य के लिए कि उसका नेता कौन होगा, उसका सीएम कौन होगा, क्योंकि अगले 5 साल उसी के नेतृत्व में तमाम पॉलिसी बनाई जाएंगी, राज्य के विकास के लिए काम किए जाएंगे। इसलिए काफी महत्वपूर्ण मौका ये, क्योंकि अगले कुछ मिनट के बाद यह निर्धारित हो जाएगा कि राजस्थान की कमान अगले 5 साल के लिए कौन संभालने जा रहा है। और अंकुर इस वक्त हमारे साथ हैं। अंकुर त्यागी के पास हम एक बार फिर से चलते हैं। अंकुर, काफी महत्वपूर्ण है, राजनाथ सिंह के दाईं ओर बैठी हैं वसुंधरा राजे सिंधिया, बाईं ओर सीपी जोशी बैठे हैं। दोनों नेताओं की मुलाकात हुई, लेकिन क्या इनमें से कोई चेहरा हो सकता है, मुमकिन है, या फिर किसी नए फेस का ही इंतजार करें? देखिए, बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में मैं किसी भी चेहरे से के मुख्यमंत्री बनने से इनकार नहीं कर सकता हूं, चाहे वो वसुंधरा राजे हो या फिर अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ 115वें नंबर का जो विधायक होगा, उसके भी चांसेस अभी तक बने हुए हैं। मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि ये जो बीजेपी का काम करने का तरीका है, ये परंपरागत जो राजनीति है उससे बिल्कुल अलग हटकर है। वही हम देख रहे हैं और पिछले 2 दिनों में हमने वही देखा भी है, चाहे वो छत्तीसगढ़ के मामले में हो, चाहे वो मध्य प्रदेश के मामले में हो, और आज बारी राजस्थान की है। और जहां तक आप तस्वीरों की बात कर रहे हैं, लगातार सुबह से बीजेपी ये मैसेज देने में लगी हुई है कि पूरी पार्टी इन नतीजों के बावजूद सीएम पद का चेहरा चुनने के दौर में भी एकजुट है, उसमें किसी तरह का कोई अंतरकलह नहीं है। और ये मैसेजिंग अलग अलग स्टेज पे दी गई है। जैसे ही वसुंधरा राजे के घर पर जीत का बहुत 2 बड़े बोर्ड लगना, उसके बाद आज सुबह वसुंधरा राजे सिंधिया का खुद एयरपोर्ट जाकर राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे को रिसीव करना, उनके साथ सीपी जोशी भी थे, और उसके बाद होटल में जाना। होटल में तकरीबन 1 घंटे के करीब इनका आपस में बैठक होती है, और उसके बाद जब नीचे उतरती हैं तो चेहरे पे मुस्कान। फिर उसके बाद जब गाड़ी की बारी आती है तो गाड़ी की पीछे वाली सीट पर राजनाथ सिंह के ठीक बगल में बेहद कूल, बेहद काम, कोई एंजाइटी नहीं, किसी तरह का कोई ऐसा कोई बॉडी लैंग्वेज में ऐसा नहीं दिखेगा। अभी जो तस्वीरें आ रही हैं अंकुर, जिनको हम देख पा रहे हैं, उसमें भी सभी नेता मुस्कुरा रहे हैं। सरोज पांडे की तस्वीर हम देख पा रहे हैं, वसुंधरा की तस्वीर देख पा रहे हैं, राजनाथ सिंह खुद भी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। स्ट्रेस का टाइम जाहिर है कि जिनका नाम आगे चल रहा होगा उनके लिए स्ट्रेस का टाइम होगा, लेकिन पर्यवेक्षक मुस्कुरा रहे हैं तो सबको मुस्कुराना पड़ेगा। भाई, आपका सीनियर मुस्कुराएगा तो फिर कैसे आप तनाव चेहरे पर दिखा सकते हैं। खैर, ये इससे भी महत्वपूर्ण बात इस वक्त जो है वो बीजेपी की जो परंपरा है। हमारे साथ इस वक्त कांशीराम भी जुड़े हुए हैं, हम उनकी तरफ चलते हैं। कांशीराम, जरा बताइए, क्योंकि हमने देखा कि कुछ लोग कह रहे थे कि वसुंधरा राजे नाराज हो जाएंगे अगर उनके नाम को आगे नहीं किया जाएगा तो, लेकिन फिर कुछ पार्टी के बड़े नेता ये भी कहते हुए नजर आए कि जब वसुंधरा को सीएम बनाया गया तब भी पार्टी के बहुत से नेता ऐसे सीनियर थे जिनको साइड किया गया और उनकी जगह वसुंधरा राजे को एस्टेब्लिश किया गया। तो ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं है कि पुराने नेताओं को मना लिया जाता है और वो मान भी जाते हैं। आपको क्या लगता है?
जी बिल्कुल, देखिए कल इस तरह की जो तस्वीरें सामने आ रही थी, जिस तरह से वसुंधरा राजे के निवास पर लगातार विधायकों का आवागमन हो रहा था और उसको लेकर कई लोग ये इस बात कर रहे थे कि वसुंधरा राजे की तरफ से कहीं ना कहीं बगावत हो सकती है, इस तरह की आशंका जाहिर कर रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और खुद वसुंधरा राजे की मीडिया सलाहकार ने भी इन बातों का खंडन किया। और उसके बाद आज जब वसुंधरा राजे निकली हैं एयरपोर्ट, जब वो पहुंची तो मुस्कुराते हुए पहुंची, और जब होटल ललित से जब वो निकली हैं यहाँ से राजनाथ सिंह के साथ, तो भी वो मुस्कुराते हुए बाहर निकली हैं। तो उन्होंने ऐसा कहीं जाहिर नहीं होने दिया है कि अगर उनको साइडलाइन किया जाता है, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता, दूसरे किसी चेहरे को सामने लाया जाता है, तो उनको कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है और वो पार्टी आलाकमान या केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ जाने वाली है। इस तरह की उन्होंने कोई बात अभी तक जाहिर नहीं होने दिया है और अभी तक पार्टी के एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में ही उनका दिखा है, अभी तक जो उनका चेहरा देखा गया है, उनका रूप जो देखा गया है। और यहाँ पर अगर हम बात करें होटल में किस तरह की बात हुई है, तो दोनों के बीच राजनाथ सिंह के साथ उनकी बात हुई है, इस तरह की बात सामने आ रही थी। और इस दौरान सीपी जोशी भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी इस दौरान मौजूद रहे थे और एक कमरे में इनकी बातचीत हुई है, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। तो होटल में करीब 1 घंटे तक रुके हैं राजनाथ सिंह और 1 घंटे बाद जब वो यहाँ से रवाना हुए हैं तो वो जो फेवरेबल कंडीशन है सीएम का तय करने के लिए, वो पूरी तय करने के बाद ही यहाँ से रवाना हुए हैं। क्योंकि उनके साथ सीपी जोशी उनके अगली वाली सीट पर बैठे थे जहाँ की ड्राइवर के साथ में बैठे थे, और जब वसुंधरा राजे हैं वो उनके साथ की सीट पर बैठी थी और मुस्कुराते हुए बाहर निकली थी। तो एक कह सकते हैं कि यहाँ पर राजनाथ सिंह ने महत्वपूर्ण रोल अदा किया है और एक फेवरेबल कंडीशन तैयार करने के बाद वो भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुँचे हैं। और अब भाजपा प्रदेश कार्यालय में जब विधायक दल की बैठक होनी है और वहाँ पर यह तय होगा कि कौन राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री होगा और क्या इसमें भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह 2 डिप्टी सीएम का भी फॉर्मूला यहाँ पर अपनाया जाएगा, उसकी भी बात थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी। ये जरूर जानकारी सामने आ रही है कि राजभवन से भी मीटिंग तय की गई है। हमारे साथी जी राजभवन से भी मीटिंग तय की गई और जाहिर है कि यहां से जो भी विधायक दल का नेता चुना जाएगा वो पहुंचेगा पर्यवेक्षकों के साथ ही राजभवन, और राजभवन में सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया जाएगा विधायकों की लिस्ट के साथ। बस तय यह होना है कि वो नाम कौन होगा जो चीफ मिनिस्टर बनेगा, और इसके बाद फिर राजभवन से समय शपथ ग्रहण का भी लिया जाएगा और उनके सामने यह प्रस्ताव राज्यपाल महोदय के सामने रखा जाएगा कि कौन सा नेता मुख्यमंत्री बनने जा रहा है और किसका शपथ ग्रहण होना है। तो वो दावा पेश बाद में होगा, लेकिन अभी चर्चा इस बात पर ज्यादा कि चेहरा कौन हो सकता है। एक बार फिर से अंकुर की तरफ चलते हैं। अंकुर, तमाम प्रेडिक्शन भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने पहले भी ध्वस्त किए हैं और अभी भी जो लोग कई नामों को लेकर चर्चा कर रहे हैं उनको भी झटका लग सकता है। लेकिन फिर भी मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा कि जो भविष्य का विजन है वो राजस्थान को लेकर बीजेपी का क्या है? क्या आज के फैसले से यह परिलक्षित होगा? देखिए, बहुत हद तक मुझे ऐसा लगता है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। उसकी वजह क्या है कि सिर्फ राजस्थान को मैसेज जाना है या राजस्थान की सिर्फ लोकसभा सीटों को साधना है या राजस्थान स्टेट के सूबे का एक ऐसा मुख्यमंत्री आपको चेहरा पर देना है जिसका असर राजस्थान के बॉर्डर से लगते हुए उत्तर प्रदेश पर भी हो, हरियाणा पर भी हो, मध्य प्रदेश में भी हो, दिल्ली में भी उसका नजर आए, अक्स नजर आए और वहां की जनता भी उस फैसले से खुद को रिलेट करते हुए दिखाई दे। या जो जाति वर्ग वहां पे इक्वेशन बैठेगा, जो सोशल इंजीनियरिंग होगी, उसका जो मैसेज है 2024 के लिए राजस्थान के अंदर और उसके आसपास के स्टेट में जो सोशल इंजीनियरिंग है उस पर पढ़ना चाहिए। ये एक रोड मैप मोटे तौर पर दिखाई देता है। प्रधानमंत्री मोदी के पिछले जितने भी भाषण हैं आप उनको उठा के देख लीजिए, लगातार महिलाओं, आदिवासी, गरीब तबके की वो बात करते रहे। उन्होंने कहा समाज में यही एक वर्ग है, यही विभाजन है और कोई दूसरा वर्ग या दूसरी कोई जाति नहीं है। तो और जो पिछले 2 हमने रिजल्ट्स देखे, चाहे छत्तीसगढ़ का हो चाहे मध्य प्रदेश का हो, वो उसी परिपाटी पर सही साबित होता हुआ नजर भी आया है। तो अब वही अक्स हम यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर उसका अक्स मुझे राजस्थान के आज के जो सूबे के मुख्यमंत्री का चुनाव होगा या थोड़ी देर के बाद ऐलान किया जाएगा, वहां पर आप उसको देखने के लिए आप उसको देखेंगे जरूर। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये भविष्य के लिहाज से भी कि आपको नए हाथों में कमान देनी है तो फिर वो कौन से हाथ होंगे जो आगे ले जाएंगे। क्योंकि हमने मध्य प्रदेश में भी देखा, जब उमा भारती की सरकार थी, उमा भारती को रिप्लेस करने के बाद फिर बाबूलाल गौर कुछ समय के लिए आए, लेकिन फिर शिवराज सिंह चौहान को ऐसे वक्त में कमान दी गई जब उनके सिर पर बहुत से सीनियर नेता बैठे थे। और अब वही स्थिति मोहन यादव के साथ भी है कि बहुत से वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करते हुए मोहन यादव को सीएम बनाया गया। रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनकी तरफ चलता हूं। रवि, आपका राजनीतिक तजुर्बा बहुत है, इसलिए मैं ये जरूर समझना चाहूंगा कि
जो विजन है बीजेपी का, जो हमने एक वक्त में देखा शिवराज सिंह चौहान को कमान देना, डॉक्टर रमन सिंह को कमान देना छत्तीसगढ़ में, क्या उसी पैटर्न पर ये 15-18 साल के बाद बीजेपी एक बार फिर से आई है कि नया नेतृत्व आपको हर जगह एस्टेब्लिश करना है? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बीजेपी नहीं, पूरे आरएसएस के जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका काम करने का तरीका यही है कि नए लीडरशिप को मौका देना जो 10 साल 15 साल आगे के लिए काम कर सके, जो फ्यूचर लीडरशिप तैयार करने का है, उस लिहाज से यहाँ काम होता है। शिवराज सिंह को जब मौका दिया गया था तो पार्टी के महासचिव थे उस वक्त, और चुनाव हारे थे, आप याद कीजिए, सांसद थे, और 2003 में दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनाव लड़के विधानसभा का चुनाव हारे थे। तो चुनाव हारने के बाद भी बड़ा मौका यहाँ दिया जाता है। स्मृति ईरानी आपको इस बात के एग्जाम्पल है, अमेठी से चुनाव हारने के बाद भी केंद्र में इतना बड़ा उनको तमगा मिला। और दूसरा चीज की बगावत का कोई स्थान नहीं है। बागी जो अटल जी के जमाने में रहे, चाहे अब के जमाने में जो हो सकते हैं, बगावत का बीजेपी में कोई स्थान नहीं है। चाहे उमा भारती का नाम ले लीजिए, चाहे आप कल्याण सिंह का नाम ले लीजिए, चाहे केशुभाई पटेल का नाम लीजिए, एक ही जगह बागी ने आपको परेशान किया है, वो है कर्नाटक, जहां येदियुरप्पा ने आपको 2013 में डेंट किया, बगावत करके गए, चुनाव हराया, और अभी भी चूंकि येदियुरप्पा सीएम डिक्लेयर नहीं थे तो इस बार चुनाव जीतने में आपको दिक्कत हुई, तो आपको सीट बढ़ने में भी दिक्कत हो रही है। तो एकमात्र साउथ का स्टेट है जहां बीजेपी को दिक्कत होती है। नॉर्थ के स्टेट में आज ही नहीं, कभी जमाने से जो लोग बगावत किए हैं, कल्याण सिंह बहुत बड़े नेता होते थे एक जमाने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद, और उनका हाल ये हुआ कि उधर कभी मुलायम सिंह की पार्टी में गए, फिर बीजेपी में आए, फिर गवर्नर बने और कैरियर खत्म हो गया। उमा भारती 173 सीट के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी 2003 में। उमा भारती का क्या रुतबा होगा आप समझ सकते हैं। लेकिन 2005 में अचानक एक कांड आता है, उसके बाद वो इस्तीफा देती हैं और उसके बाद फिर वो बगावत करती हैं पार्टी के खिलाफ। लेकिन पार्टी को उनको कुछ रोल नहीं मिलता था, कोई वोट नहीं मिल पाता, फिर पार्टी में वापस लौट के आना पड़ता है। केशुभाई पटेल गुजरात से नरेंद्र मोदी जो रिप्लेस किए केशुभाई पटेल को, चाहे वहां के नेताओं को, बघेला को, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को रिप्लेसमेंट जो भी बागी हुआ है वो दरकिनार हो गया है, या वो फिर वापस पार्टी में ही आया है और फिर शांति से रहा है। तो चाहे अभी वसुंधरा राजे हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या रमन सिंह हो, इनके लिए बगावत का कोई कहीं संकेत नहीं है और वो कर भी नहीं सकते। उनको पता है कि उनका क्या हश्र होने वाला है। और आज की तारीख में दूसरी बात, रविंद्र कुमार जोड़ी इतनी मजबूत है, रविंद्र कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र जैसी चर्चा कर रहे हैं रवि, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे कि बगावत की जरूरत भी क्यों है, क्योंकि पार्टी ने जो दिया वो जरूरत से ज्यादा ही इन नेताओं को अभी तक दिया है। जी न्यूज़।